हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जनरल स्टडी बूस्टर में पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में आज हम लोगों का टॉपिक है 1947, एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जनरल स्टडी बूस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिससे आपका रिवीजन आपका बहुत बढ़िया हो जाए। आधे घंटे की वीडियो होती है, 20-25 मिनट की। तो सबसे पहले देखिए 1947 का जो एक्ट आया था 20 फरवरी 1947 में। ठीक है, जो ब्रिटिश पीएम है क्लेमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस करा कि 30 जून 1948 में 1948 को भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है, हम अपनी सारी फोर्सेस को विड्रॉ करे ले रहे हैं, यहां ब्रिटिश रूल एंड होने जा रहा है। ठीक है, ये इतना हुआ। बीच में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या करा, एजाइटेशन करा, बोला कि भैया पार्टीशन होना है। ठीक है, जब ये सब बातें होने लगी तो फिर से एक रूल आया, बताया गया 3 जून को। ठीक है, 1947 को। ठीक, ये रूल आया था। ठीक है, इसमें क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, 2 नेशन थ्योरी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाएगा, यानी कि इंडिया को आजाद कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक अलग वो दे दिया जाएगा। ये बेस था। अब हम लोग इस फीचर्स में बात करते हैं। ठीक, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिक्लेयर इंडिया इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए भारत तो आजाद हो गया, बट भारत के ऊपर इन्होंने एक रूल बना दिया, एक रूल रख दिया कि जो कॉलोनियल पावर होती हैं जब आजाद करती हैं तो ये कॉमनवेल्थ में रख देंगे। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप आजाद तो हो गए हो, आप सोवरेन तो हो गए हो, बट अभी भी आप जैसे मान लो कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ मदद चाहिए, कुछ सुनना सुनाना है, तो आप जो है ब्रिटिश से बात कर सकते हो। ठीक है, वो कोई अपोजिशन नहीं करेंगे, कुछ इशू नहीं क्रिएट करेंगे, बस आप अंडर में रहो। ठीक है, ये चीज होती है, इसी को हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। राइट। इट प्रोवाइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान बने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। वायसराय, जितना भी ब्रिटिश से रिलेटेड इश्यूज थे वो सब खत्म हो गए, जितनी डिग्निटरीज थी वो सब खत्म हो गई, जितनी भी प्रोविंसेस पे इनका दबदबा था वो सब खत्म हो गया, विड्रॉ कर लिया। किसने? ब्रिटिश ने। ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, वायसराय को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इट एम्पावरमेंट the constituent assembly of the 2 dominion frame adopted any constitution to their respective nation to repeal the act। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने रूल बनाया, ठीक है, 2 डोमिनियन को रखा, एक इंडिया है या पाकिस्तान है। कोई प्रॉब्लम होती, कुछ इशू होता है तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके इसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो कर दिया गया, दोनों डोमिनियन को, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, एक पॉइंट आपको ये मेंशन कर दिया गया है। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसले स्टेट। प्रिंसले स्टेट का मतलब क्या होता है? राजे रजवाड़े। अब इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को आजादी दे दी गई और फिर वल्लभ भाई पंत ने जो है उनको सबको अपने में मिला दिया था। ठीक है, 519 कुछ स्टेट थे या 560 स्टेट थे। ठीक है, प्रिंसले या तो डोमिनियन स्टेट बना सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। 3 इनके ऑप्शन रख दिए, या इंडिया के साथ चले जाओ, या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या अपना डोमिनियन बना लो, या आपके ऊपर है। बाद में सबको मर्ज करा दिया गया था 1948 में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इट प्रोवाइडेड द गवर्नेंस ऑफ ईच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया गया, डोमिनेंट एंड प्रोविंसेस 1935। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ द राइट टू वीटो बिल। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्की खत्म हो गई। मोनार्की का मतलब यानी कि अब वीटो बिल राइट हो जाएगा, यानी कि सॉरी वीटो बिल जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ब्रिटिश किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, किसमें? इंडिया के मैटर में, ऐसा समझ लो। ठीक है, गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू एक्सेप्ट एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई और ये इंडिया वाला रहेगा। ठीक है, इट डिजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो होंगे किसके होंगे? स्टेट के होंगे। तो ये अभी बने हुए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर। ठीक है, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। ये चीज आपको याद रखनी है, एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल हटा दिया गया, क्योंकि भैया अब तो विड्रॉ कर लिया आपने। गॉट इट।
It discontinued an appointment to civil services and reservation of the post. जितना भी सिविल सर्वेंट या जितनी भी रिजर्वेशन वाली पोस्ट थी वो हटा दी गई, डिसकंटिन्यू कर दी गई। तो ये आज का हमारा पॉलिटी का सेक्शन हो गया है। ठीक है, अब इसमें इस तरह से आपको याद करना है एक्ट ऑफ इंडिया 1947। ठीक है, हेलो एवरीवन, तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में बात करेंगे वेद्स के बारे में। वेद जो होते हैं 4 होते हैं, ये लिटरेचर होता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऋग्वेद के बारे में जानकारी हासिल करना है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद जो होता है कलेक्शन होता है, इंस्पायर सॉन्ग्स एंड हाइम्स। ठीक है, श्लोक्स जिसे बोलते हैं। इट इज ए मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऋग्वेद सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशंस के बारे में इसमें बताया गया। किसमें बताया गया, ऋग्वेद में बताया गया। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ऋग्वेद जो है इसमें जो सिमिलरिटीज होती है ईरानियन टेक्स्ट से सिमिलरिटीज है, ये याद रखिएगा ऋग्वेद की। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वेद में ईरानियन टेक्स्ट की सिमिलरिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऋग्वेद में डायलॉग्स बोले गए। डायलॉग्स का मतलब यानी कि कन्वर्सेशन, 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, इसको हम डायलॉग्स बोलते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में, विश्वामित्र के बीच में और जो उनके साथ है। फिर दूसरा, इसमें कौन कौन सी नदियों को पूजा जाता था, कौन कौन सी नदियां थी, रिवर बीस और सतलज, उनको हम गॉडेस मानते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रिवर बीस एंड सतलज रिवर। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में। ठीक, ये आपको याद रखना है। दस्यु हत्या के बारे में भी इसमें बताया गया है। मेन हाइम्स ऑफ वेदा कंपोज बाय द वुमेन्स हु कॉल्ड ब्रह्मवादिनी। मेनी जो हाइम्स लिखी गई हैं वो किसने किसने लिखी है, वुमेन्स में जो है उसका नाम क्या है, ब्रह्मवादिनी है। ये आप याद रखिएगा। ठीक, बाकी जो लोकमुद्रा है, विश्ववर्मा है, सिकता है, ये सब ने लिखा है। प्रोमिनेंट जो है ये चीज है, तो सबसे ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने लिखा है हाइम्स को। ठीक है, फिर सामवेद के बारे में बात करते हैं। बुक ऑफ चैंट, कलेक्शन ऑफ हाइम्स टेकन फ्रॉम मेनली जो है 8 और 9 मंडल से ली गई हैं। जितने भी कलेक्शन लिया गया है ये ऋग्वेद से उठाया गया है। ये क्या है, सामवेद है। ठीक है, 8 मंडल, मंडल 8 और मंडल 9 से लिया गया है। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट वेद है, इसका सबसे समझ लेना बेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेलोडी, मेलोडी का मतलब क्या होता है, इसमें सॉन्ग्स हैं। ठीक है, और इसमें कितने वर्सेस हैं, 1810 वर्सेस हैं। 4 पॉइंट आपको मेंशन करना है। ठीक है, ऋग्वेद के 8 और 9 मंडल से लिया गया है, शॉर्टेस्ट वेद होता है, 2 पॉइंट है। ठीक है, मेलोडी उसमें रखी गई यानी कि सॉन्ग से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद विजा सनेई कंटेन ओनली हाइम्स। ठीक है, उसमें कौन सी हाइम्स है, मंद्या, दीना और कानवा। ठीक है, 1 पॉइंट याद रखना। कृष्णा यजुर्वेद कंटेन नॉट ओनली द हाइम्स बट आल्सो प्रोज। ठीक है, अब पूछा जाएगा कृष्णा यजुर्वेद ये जो कंटेन करता है, हाइम्स नहीं करता है बल्कि प्रोज भी कंटेन करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इट कंसिस्ट द वेरियस हाइम ऑफ द पर्पस ऑफ रिसाइटेशन रूल्स ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के टाइम पे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते थे वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपका यजुर्वेद का हो गया। फिर अथर्ववेद क्या होते हैं, ये इसमें मैजिकल फॉर्मूले थे, चैंट था, जादू टोना था। समझ रहे, अथर्ववेद में जादू टोना की बात हो रही है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें 20 खंड थे। ठीक है, 711 हाइम्स थी और 5987 मंत्र थे। ठीक है, इसमें 2 तरह के डिवीजन बनाए गए थे, एक पैपलादा और सोनाकिया, पैपलादा और सोनाकिया। तो इस तरह से हमारा एंशिएंट भी खत्म हो गया है। अब हम लोग मिडाइवल पे मूव ऑन करने जा रहे हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिडाइवल पीरियड में। मिडाइवल पीरियड में हम लोग ने बात करी है चोला रूलर्स के बारे में। ठीक है, तो चोला रूलर्स में सबसे पहले कौन है, विजयाला है। विजयाला का जो रूल है 850 से 871 है। सबसे पहला जो रूलर है विजयाला। ठीक है, चोला रूलर में विजयाला।
ही कॉन्कोर्ड द कावेरी डेल्टा, उन्होंने कावेरी डेल्टा को जीता, एंड रीस्टेब्लिश द चोला रूल, ठीक है। ही बिल्ड द सिटी ऑफ तंजावुर, ये याद रखना, तंजावुर को किसने फाउंडेशन रखी, चोला रूलर कौन, विजयाला, टू लिनेज एज द चोला रूलर एंड इंपीरियल चोल्स, ही वाज द फ्यूडेटरी ऑफ पल्लव, ये पल्लव के फ्यूडेटरीज थे। तो 3 पॉइंट आपको माइंड में रखना है। फाउंडर कौन था, विजयाला, कब से कब तक रहा, 850, ये डेट आपको मेंशन, जितने राजा होते हैं उनकी डेट आपको मेंशन करनी होती। कावेरी डेल्टा को रखा, रीस्टेब्लिश करा अपना एम्पायर, ठीक है, और पल्लव के ये फ्यूडेटरी थे। दूसरा पॉइंट क्या है, फिर आदित्य वन 871 से 907 में आए, यानी कि एटलीस्ट 36 ईयर, ऐसे समझ लो आदित्य 36 ईयर के लिए आए थे, ठीक है। 871 ही मेंटेन मैट्रिमोनियल अलायंस, जब मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने कर लिया तो ये पावरफुल और हो गए, ठीक है। किसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करा, पल्लव के साथ। अगर रिवर्स में वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो पूछ सकते हैं कि पल्लव के साथ कौन से चोला रूलर ने मैट्रिमोनियल अलायंस करी थी, तो योर आंसर शुड बी आदित्य वन, राइट। डिफीटेड पांड्यन इन द बैटल ऑफ श्री पुरम्बियान, पूछा जाएगा भैया श्री पुरम्बियान की जो बैटल हुई थी किस रूलर के बीच में हुई थी, चोला रूलर, चोला में कौन, आदित्य, ठीक है, किसके साथ, पांड्यन के साथ, ठीक है। ही एलाइड चेरा के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर इन लोगों ने विन कर लिया, ठीक है, कॉन्कर टलकेत। टलकेत क्या है, कैपिटल है, किसकी है, वेस्टर्न गंगे की। एंड कंगुदेशा का मतलब यानी कि सलीम एंड कोयम्बटूर, सलीम और कोयम्बटूर को जीत लिया था, ठीक है। ही डिफीटेड अपराजिता पल्लव ओवरलॉर्ड, अपराजिता कौन है, पल्लव ओवरलॉर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। गॉट इट। एक्युपाइड टुंडाई मंडलम कब, 893 में हो गया था, ठीक है। ही बुल्ड द लॉर्ड शिवा टेम्पल, उन्होंने लॉर्ड शिवा टेम्पल बुल्ड करा था। गॉट इट। ये कहां पर है, कावेरी रिवर के पास है। थर्ड रूलर जो थे इनके प्रतांका थे, प्रतांका 907 में आया था, प्रतांका 907 में आया था। ही डिफीटेड कंबाइंड आर्मी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कंबाइंड आर्मी को इन्होंने डिफीट करा था, श्रीलंका और पांड्यन की जो कंबाइंड आर्मी थी, ठीक है। क्या, बैटल ऑफ वेल्लोर 917 में हुई, बैटल ऑफ वेल्लोर 917 में हुई, ठीक है। इन द बैटल ऑफ टोकालम नियर द आर्कुनम, ठीक, ये थोड़ा सा नाम बेटा देख लेना है इसका, 949 में है, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय द कृष्णा थ्री ने प्रतांका डिफीटेड बाई, ठीक है, कृष्णा 3 ने इनको हरा दिया था। कृष्णा जो है राष्ट्रकूटा रूलर है, ये बहुत पावरफुल है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन हो गई थी, ये याद रखिएगा, प्रतांका को हरा दिया। सीरियस सेटबैक टू चोला वाज सीन, द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा 3 डिफीटेड द चोला रूलर एक्वायर्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर। जब कृष्णा 3 ने चोला रूलर को हराया, प्रतांका को, फिर उसके बाद चोला रूलर डाउन होने लगे, फिर जो है इन्होंने सेटबैक करा, ठीक है। जब ये कृष्णा 3 की डेथ हो गई, फिर ये डेथ के बाद इन्होंने जो अपने छिने हुए टेरिटरीज थी उनको फिर से ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। डिक्लाइन हो गया था राष्ट्रकूटा रूलर, फिर इन्होंने। ही वाज नोन एज मुद्रांगता का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ही गिफ्टेड विमान फॉर नटराजर टेम्पल एट चिदम्बरम विद द गोल्डन रूफ, ठीक है, गिफ्ट विमान करा था, विमान गिफ्ट करा था। विमान का मतलब यानी कि कुछ मंदिर टेम्पल से रिलेटेड है, ठीक है, नटराजर टेम्पल को। अब ये पूछा जाएगा नटराजन टेम्पल को में किसने विमान गिफ्ट करा था, तो योर आंसर शुड बी प्रतांका। प्रतांका के बारे में भाई 2 पॉइंट आपको याद करना है, कृष्णा 3 ने इसको हरा दिया था, ठीक है, और फिर नटराजर टेम्पल में आया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 पॉइंट इसके हो गए, तो ये हमारा मिडाइवल पीरियड भी हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियड, राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे डच के बारे में। डच की जो पहली फैक्ट्री बनी थी 605 में बनी थी, 605 में मुसलीपट्टम में। बिकम द थ्रेट ऑफ द पुर्तगीज, ठीक है, जब पुर्तगीज से इन लोगों को डर लगा तो ये साउथ में शिफ्ट होने लगे, ठीक है,
दे कैप्चर नागपट्टनम नियर मद्रास चेन्नई फ्रॉम द पोर्तुगीज। ठीक है, पुर्तगीज से इन्होंने ये नागपट्टनम ले लिया। मेड द मेन स्ट्रांग होल्ड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की तरफ चले गए। तो सबसे पहले आपको डच के बारे में लिखना, 1605 में इन्होंने बनाया, फिर पुर्तगीज से इनको डर लगने लगा, फिर ये इधर आ गए, इन्होंने कैप्चर कर लिया। मद्रास में जो है नागपट्टनम एक जगह है। फिर डच क्या जब इस्टेब्लिशमेंट होने लगा तो किसको तकलीफ होने लगी? ब्रिटिश को तकलीफ होने लगी। ठीक है, ब्रिटिश को तकलीफ होने लगी। अब ब्रिटिश लोग क्या करते हैं? डच एस्टेब्लिश फैक्ट्री कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। ठीक है, 1609 दे ओपन द फैक्ट्री ऑफ पुलिकेत। अब ये आपको याद रखना, डच की फैक्ट्री जो है दूसरी फैक्ट्री पड़ी थी पुलिकेत में, इसका रिवर्स क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्दर्न मद्रास में भी बनाया। ठीक है, और सूरत में 1616 में बनाई है, बल्लीपट्टम में 41 में, 1600 कराईकल में 1645। ये सब डेट आप मेंशन कर लेना। चिंसूरा 1653। ठीक है, तो ये याद रखना। कासिम बाजार, ठीक है, बालासोर, पटना, नागपट्टनम ये 1658 में। सबसे लास्ट में कोचिन में इन्होंने बनाया है। सबसे पहले मुसलीपट्टनम, लास्ट में कोचिन। कोचिन में 1663 में हुई थी। ठीक है, अब जब ब्रिटिश की नजर इनके ऊपर पड़ी तो वहां पर प्रॉब्लम होने लगी। इनका शुरुआत में क्या काम था? इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे, इंडिगो मैन्युफैक्चर करते थे। ठीक है, इन द यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया। सिल्क का जो ट्रेड करते थे या टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, कहां से? बंगाल से, गुजरात से। ठीक है, ये याद रखना। साल्ट पीटर कहां से लेते थे? बिहार से। ठीक है, ओपियम एंड राइस फ्रॉम द गंगा वैली। तो ये इनका बिजनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कट करके बनाया है। ठीक है, अब एंग्लो डच वार। ठीक है, जब इनका बढ़ रहा था वर्चस्व तो इंग्लिश को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। इंग्लिश ने क्या कहा कि अब ऐसा करते हैं, इनसे फाइट करते हैं। देखिए, डच का जो मेन सेंटर था इंडोनेशिया था। ठीक है, वहां पर फाइट हुई अम्बुआना में। ठीक है, दोनों की जो लड़ाई हुई है डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया, रीच द अम्बुआना। अम्बुआना का मतलब है कि इंडोनेशिया में एक जगह है जहां डच हैड कैप्चर्ड फ्रॉम द पोर्तुगीज। ठीक है, 1605, और उसमें पोर्तुगीज को कैप्चर करा था। उसमें कई लोग जो है ब्रिटिशर भी थे। ठीक है, ब्रिटिश को भी मार दिया इन लोगों ने। तो इस वजह से जो है यहां पर लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई है तो इनकी बहुत तगड़ी लॉस हुई है। क्या? किसकी? डच वालों की बहुत तगड़ी लॉस हुई। ठीक है, फिर 1667 में ट्रीटी हुई। 1667 की जो ट्रीटी हुई एंग्लो डच की, उसमें यह बयान किया गया है, बताया गया है कि ऐसा करते हैं, आप इंडिया से मूव ऑन कर लो, हम इंडोनेशिया से मूव ऑन कर लेते हैं। डच से कहा गया कि आप इंडिया से हटाओ फैक्ट्री, हम इंडोनेशिया से हटा ले रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा? ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने कहा कि हम इंडोनेशिया छोड़ के जा रहे हैं, आप हिंदुस्तान छोड़ दो। उन्होंने डन कर लिया। तो ये ट्रीटी हुई है, एंग्लो डच की ट्रीटी हुई है। फिर इनके पता नहीं क्या हुआ, फिर बैटल ऑफ हुगली हो गई 1759 में। 1759 में बैटल ऑफ हुगली हुई है, जिसमें बेतहाशा वाली हार जो हुई है किसको मिली है? डच को। डच का दिल टूट गया, और दिल टूटने के बाद इनको कहीं मन नहीं लगा, ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले गए। अब ये क्या कर रहे हैं? सिंपल मेन टारगेट क्या है? स्पाइस आइलैंड, यानी कि स्पाइस आइलैंड जो है इंडोनेशिया में, वहां पर अपना काम करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा एंग्लो डच वॉर के बारे में था। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में नबार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो नबार्ड्स क्या होता है? ये एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड एपेक्स डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वो लोग पैसा देते हैं। आपको याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में। रिकमेंडेशन किसकी? रिकमेंडेशन से शिवरमन कमेटी। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश करी गई है 1982 में अंडर द पार्लियामेंट एक्ट, नबार्ड एक्ट। तो नबार्ड के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो है फिनांस प्रोवाइड करती है किसको? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में मददगार होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। पॉइंट नंबर 3, ऑथराइज कैपिटल जो होती है 30,000 करोड़ रुपए है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री एंड एनी अदर विलेज। ठीक है, यानी कि आप कभी भी गांव में, विलेज में, ठीक है, कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो लोग सपोर्ट करेंगे, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बैंक हैज बीन इंटरेस्टेड विद द मैटर कंसर्निंग पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेशन, फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट भी देते हैं। ठीक है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। NABARD also portfolio the natural resource management program involving diverse field like watershed development भी मदद करते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट में भी, फार्म इनोवेशन में भी, ये याद रखिएगा वाटरशेड, ठीक है, ट्राइबल और फार्म मैनेजमेंट, ठीक है, फार्म मैनेजमेंट में भी वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमारा इकोनॉमी पे भी पार्ट खत्म हो गया है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग मिसलेनियस में बात करेंगे सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो सितंबर में सबसे इंपॉर्टेंट डेज जो होता है 5 सितंबर होता है, जिसको हम टीचर डे बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 तारीख को। ठीक है, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी और अपोलोजाई डे, अपोलोजाई का मतलब यानी कि 14 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। ठीक है, इंजीनियर डे 15 सितंबर को। तो अब ऐसे याद करिए, देखिए, हिंदी दिवस और अपोलोजाई डे 14 अपोलोजाई करके हिंदी पढ़ लो, या हिंदी के बाद अपोलोजाई कर लो। दूसरा, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर जो थे डेमोक्रेसी लाए थे, कब? 15 सितंबर को। ठीक है, संचयिका दिवस 15 सितंबर, ओजोन 16 सितंबर। ठीक, रेलवे पुलिस फोर्स RPF ये कब आया? 20 सितंबर को। इंटरनेशनल पीस और अल्जमेयर डे, ठीक है, 21 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म 27 सितंबर को। हार्ट टूरिज्म करने के बाद वो 29 सितंबर को हार्ट पेशेंट हो गए। इतना घूम लिया, इतना टिकट मिल गया। ठीक है, वर्ल्ड डीव डे लास्ट संडे। तो इस तरह से आपको याद करना है। आपको यहां से इंपॉर्टेंट ये समझना है कि फ्रेटर्निटी, अपोलोजाई और हिंदी दिवस 14 तारीख को है, और डेमोक्रेसी और इंजीनियर दिवस जो है 15 तारीख को। 14-15 को याद रखिएगा। संचयिका को भी ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है इंजीनियर के बाद जो है ओजोन आ जाएगा 16 तारीख को। ठीक है, ओजोन क्लियर के बाद जो है पुलिस फोर्स आ जाएगी 20 तारीख को। फिर पुलिस फोर्स आ जाने के बाद क्या होता है? सब जगह पीस हो जाती है। ठीक, अल्जमेयर डे 21। फिर उसके बाद जब पीस आ जाती है तो सब लोग घूमने चले जाते हैं। घूमने कहाँ जाएंगे? 20 सितंबर को जो है सब लोग घूमेंगे, और फिर इतना बिल आ जाएगा कि उनका हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, 29। तो ये आप देख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये हमारा हो गया है। आज वोकैबुलरी थोड़ी सी रेड जो है बैकग्राउंड में आ गई है। तो बाउंटी का मतलब यानी कि गिफ्ट देना, लिबर्टी गिफ्ट देना, बाउंटी। ठीक है, ब्रेस का मतलब इम्ब्रेस यानी कि टाइटन करना। ब्रॉल का मतलब यानी कि लड़ाई झगड़ा, क्वेरल करना, बहुत तगड़ा, गद्दम पटकनिया वाला। ठीक है, ब्रिटिल का मतलब यानी कि भंगूर। ठीक है, जैसे ग्लास होता नहीं है, ऊपर से उठाया फेंक दिया छितर गया। ठीक, ब्रिटिल। ब्राइजेस, ब्राइजेस का मतलब क्या होता? अनप्लीजेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। बज का मतलब क्या होता? टू मूव अवे, टू स्टेयर। बायंड का मतलब यानी कि चेयरफुल, अपने सपनों में रहने वाला। बॉयंट का मतलब यानी फ्लोट, सपनों में रहने वाला। ठीक है, बस्टलिंग का मतलब यानी कि एक्साइटिंग एक्टिविटी, जो एक्साइटमेंट होता है वो। ठीक, तो ये चीज आपको हमने छोटे, आज थोड़े से कम है वोकैब्स, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा वोकैब्स ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।
लास्ट सेगमेंट हमारा कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के पीवाईक्यू करके हम लोग खत्म करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताना होगा। ईमेल के बारे में आप बताइए। ठीक है, ईमेल में दो चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी होती हैं, एक यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। ये एमपीपीसीएस में आ चुका है, ये आपको याद रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? कंडक्ट द वीडियो कॉल यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, एक याद रखिएगा। यूज ऑफ द कंप्यूटर इन गवर्नेंस इज नोन एज ई गवर्नेंस। ये उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में आया था। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? जिसमें ग्राफिक्स भी हो, एनिमेशन भी हो, वीडियो भी हो, म्यूजिक भी हो, उसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल पिक्चर मैसेज स्टे इन द प्राइवेट इनबॉक्स? 30 दिन होती है इसकी वैलिडिटी। ठीक है, आईसीटी का फुल फॉर्म बताइए। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में आया था 2015 में। सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा का सिंगुलर फॉर्म क्या है? डेटम है। तो ये सब ब्लॉक्स के बारे में आप बताइए। वेब ब्लॉग्स को हम ब्लॉग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये ब्लॉग्स क्या होते हैं? वेब पेज होते हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी सेगमेंट खत्म हो गया है। तो इसमें 8 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, शेयर कर दिए।